नमस्कार बच्चों, मैं के त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नीट फिजिक्स क्लास में। अभ्युदय योजना के तहत जो क्लास चल रही है, यहां पर मैं आज आप लोगों को फिजिक्स की एक ब्रांच विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट वेव्स, दैट इज रे ऑप्टिक्स पर बात करूंगा। यहां पर उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बात करूंगा थ्रू प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स, इन सब पे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डेज हैं, 3 टर्न्स में हमें ये पूरा रे ऑप्टिक्स करना है। टाइम बहुत कम है आपके पास में, कुछ चैप्टर्स और भी इसके बाद बचे हुए हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि क्लास 12th में जितना आप लोगों ने किया हुआ है और उसको यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लेते हुए हम बात करेंगे जो हमारे कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन पर बात ज़्यादा होगी। फिर भी मैं एक ब्रीफ आपको देता हुआ चलूँगा कि आपका ये पूरा रिकॉल हो जाए और सारी बातें समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ता है और रिफ्लेक्टेड रेज क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं लाइक दिस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहलाते हैं। ये पैरेलल रेज निकल रहे होते हैं रिफ्लेक्टिंग स्मूथ सरफेस से जब लाइट इंसिडेंट होता है। और यहीं पर इर्रेगुलर के केस में क्या होता है, अगर सरफेस यहाँ पर इस तरह से स्मूथ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ रेज ऐसे आ रही, कुछ इस तरह से चली जाएंगी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी बात की थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात किया था। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि 2 लॉज हम लोगों ने पढ़े हुए थे, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane and meets the point incident। यहाँ पर जो पॉइंट था इस पर, तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन द सेम प्लेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ही प्लेन में इनके पीछे से अगर एक प्लेन हो तो उस प्लेन से सारी रेस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 रे इस प्लेन पे हो, तीसरा किसी और डायरेक्शन में चला रहा, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ तो आपने देखा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड मीट्स एट द पॉइंट इंसिडेंट जहाँ पर रे हो रही थी। और दूसरा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये आपने दूसरा लॉ पढ़ा था। ओके, तो अभी यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लेन मिरर जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये प्लेन मिरर इस तरफ से। तो प्लेन मिरर में यहां पर एक हमारा वर्चुअल स्पेस है और एक रियल स्पेस है। तो वर्चुअल स्पेस और रियल स्पेस को यहां पर समझना जरूरी है। तो रियल स्पेस देखिए क्या होगा, जहां पर कि रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल स्पेस कहेंगे। जैसे कि मिरर के, प्लेन मिरर के केस में ये हमारा रियल स्पेस है और ये क्या है, वर्चुअल स्पेस है, ये जो देख रहे हैं। अगर यहां पर मिरर कॉनकेव होता तो उसमें भी ये रियल होता और ये वर्चुअल होता। इसी तरह से अगर ये कॉन्वेक्स मिरर का केस होता तो यहाँ पर ये वर्चुअल स्पेस होता और ये रियल स्पेस होता, बिकॉज वर्चुअल स्पेस में रिफ्लेक्टेड रेज मिलते हुए प्रतीत हो सकते हैं, आते हुए प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वहां पर रेज इनफैक्ट रिफ्लेक्टेड रेज नहीं होंगे। ये जो मिरर के बैक साइड में आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारे रियल और वर्चुअल स्पेस थे। देन अभी यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन
थ्रू प्लेन मिरर की बात करेंगे। तो इस पे बहुत सारी बातें आपको बतानी है प्लेन मिरर के बारे में, इसके रिफ्लेक्शंस में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनको यहाँ पर आपने नोट करना है। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स में सबसे पहले हम आपको लैटरल इन्वर्जन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो लैटरल इन्वर्जन में आप सभी जानते हैं बच्चों कि देखिए यहाँ पर प्लेन मिरर, तो इसमें लेटरल इन्वर्जन में सिंपल तो आपने बात देखी हुई है कि जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड में दिखलाई देता है। लेटरल इन्वर्जन में जैसे आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं कैपिटल, उनमें भी आपने देखा होगा कि कुछ पर फर्क नहीं पड़ता है, कुछ का इन्वर्जन हो जाता है। जैसे आप पी लेटर को आप मिरर के सामने देखते हैं तो ये इस तरह से दिखलाई पड़ता है। लेकिन हमारे जो पास क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि अगर मान लीजिए वॉच में वॉल क्लॉक है, घड़ी में बज रहा है कितना, ये 9 है, 10 है, 11 और ये 12 सपोज, इस तरह से देखिए। तो आपने यहाँ पर ये देखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने टाइम आपको दिया हुआ है कि ये 10:15 है, कितना 10:15 है, 10:15 है, 10:15। और ये मिरर में जब आप देख पा रहे हैं तो मिरर में इसका टाइम क्या होगा, मिरर में, तो मिरर में अब यहां पर गैस नहीं करना है आपको, इसका इन्वर्जन लेटरल होगा। तो किस तरीके से होगा यहां पर वो ध्यान देना है। मैं आपको यहां पर सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्ट होने पर यहां पर टाइम क्या दिखलाई देगा। तो आपने यहां पर 12 माइनस कर देना है। देखिए आवर हैंड और मिनट हैंड और ये सी, ये सेकेंड हैंड के लिए ये कितना कितना है। तो यहां पर 12 आवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 आवर्स एंड 60 मिनट्स कह सकते हैं इसे। और अगर हम यहां पर इसको 59 कह दें तो 11 आवर्स 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स भी कह सकते हैं। देन अभी आप ये करेंगे तो देखिए अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए तो यहां पर 11 माइनस 59 और ये देख रहे हैं 60 सेकेंड्स, ये जो दिखाई दे रहा है। तो इसमें से आप कितना 10 आवर्स है और मिनट्स कितने यहां पर 15 और सेकेंड सपोज 0 है। तो इन्हें जब आप माइनस करेंगे तो आपको यहां पर देखिए कितना मिल जाएगा, 11 10 दैट इज ये मिल जाएगा 1। और ये देख पा रहे हैं कि यहां पर सेकेंड्स तो है नहीं, तो सेकेंड्स नहीं है तो इसको आपको क्या करना है, इसको इसके इस तरह से बनाएंगे। जब सेकेंड नहीं है तो ये केस लेंगे, मिनट्स नहीं है तो फिर सीधे सीधे आवर्स लेंगे। तो यहां पर हम सिंपली क्या ले सकते हैं, देखिए ये 60 मिनट्स ले सकते हैं। और जब यहां पर देख रहे हैं 11 माइनस 10 इज 1 एंड 60 मिनट से ये 15 मिनट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कितना बच रहा है आपके पास में यहाँ पर 45 मिनट्स। तो ये आपको यहां पर दिखलाई दे रहा है 1 आवर एंड 45 मिनट्स, आपको ये दिखलाई दे जाएगा टाइम 1 आवर 45 मिनट्स। तो इस तरह से आप 12 माइनस नंबर ऑफ आवर्स जितने आपको जो टाइम बज रहा है उसमें, और अगर मिनट्स के साथ में दिया है तो 11 आवर्स और 60 मिनट में से माइनस करेंगे। अगर सेकंड्स भी दिया होता तो फिर उसको हम यहाँ पर 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स करके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन की बात देखेंगे। दूसरा यहाँ पर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में एक और बात है कि हमें अपनी
फुल हाइट, पूरी हाइट देखने के लिए कितना साइज का, किस हाइट का मिरर चाहिए। तो बच्चों उसके लिए आप लोगों ने सिंपल सा प्रूव किया होगा कि अपनी फुल हाइट को देखने के लिए हाफ हाइट का, अपनी हाइट का जितना भी है उससे हाफ साइज का क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। तो उसमें हमें अपनी पूरी हाइट दिखलाई दे। उसका भी एक सिंपल सा प्रूफ है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बतला सकता हूँ, लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप अगर करना चाहें तो बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं। देखिए ये एच हाइट की अगर बॉडी कोई ए बी है और ये यहाँ पर सी डी हाइट का मिरर है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर से जो रे चलेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर पड़ता है और इसको यहाँ पर नॉर्मल एन दे रहे थे। तो ये देखिए इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर ये एंगल अल्फा अल्फा दोनों ही होंगे। और ये यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा जो ये रे यहाँ पर से गया और रिफ्लेक्ट होकर के ये इस जगह पर आ रहा है। तो अभी आप देखिए कि इसके लिए भी नॉर्मल आप ड्रॉ कर देंगे एन डैश, सपोज ये बीटा और ये भी बीटा है। इसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इस जगह पर देखिए तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट है, यहाँ पर सी डी ई डाल देते हैं और ये देख लीजिए एम। तो अभी आप देखिए कि हाइट ऑफ द मिरर ये क्या है, सी डी है, ओके सी डी। और सी डी क्या है, देखिए सी ई प्लस ई डी। अब आप देख सकते हैं कि सी ई यहां पर एन एम लिखा जा सकता है और इसी तरह से ई डी को लिख सकते हैं एम एन डैश। अभी एम एन क्या है, जब ये देख रहे हैं यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये अल्फा अल्फा है, तो यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग एन एम को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम, ओके। एंड दिस वन, इसे भी आप देख सकते हैं, इस इतने से पार्ट को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम बी। ये भी तो यहाँ पर बीटा बीटा एंगल है। तो एम एन क्या है, परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो एम एन डैश क्या है, हाफ ऑफ एम बी। हाफ यहां पर कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस एम बी, दैट इज, ये देख सकते हैं कि एम प्लस एम बी मीन्स होल, ये हाइट कितना, ए बी है। तो सी डी देख सकते हैं कि मिरर का हाइट है और विच इज हाफ ऑफ फुल लेंथ जितना भी है। इसमें आपको एक छोटी सी बारीकी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि हमारी जो आँख है उसका इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आँख की हाइट कुछ भी, मतलब ग्राउंड से किसी भी हाइट पर आँख है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमेज का। इस पे क्वेश्चन भी है, ये कंडीशन बिल्कुल फुलफिल करेगा कि मिरर लेंथ कितना, मिरर हाइट कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द पर्सन का जो भी हाइट है, एटलीस्ट उसका पूरा इमेज देखने के लिए, ओके। तो एक ये बात हो गई। इसी में आप लोगों को आगे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि डेविएशन, इंसिडेंट रे डेविएट करता है कितने एंगल से, इस पर क्वेश्चन आता है। इस पर भी क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन इसमें। तो ये सपोज कीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे इस तरह से आ रहा था और ये रिफ्लेक्ट हो गया। अभी रिफ्लेक्ट होने पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आई है, ये एंगल आर है और ये रे इस तरह से जा रहा था, डेविएट इतना कर गया एंगल, ये डेल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा ये यहाँ पर रे इंसिडेंट हो रहा था, डेविएट होकर के इधर को चला गया। तो यहाँ पर डेविएशन एंगल अगर आप फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा, 180 में से ये पूरा एंगल, पूरा ये 180 में से डेल्टा को फाइंड कर रहे हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर, ये दोनों माइनस कर दीजिए और आई एंड आर इक्वल होते हैं, सो दैट ये हो जाएगा 2i। सो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i, 180 माइनस 2i। ये यहां पर
डेविएशन एंगल आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर टू प्लेन मिरर्स होते, टू प्लेन मिरर्स से कितना डेविएशन होता है उसको भी देख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपने जानना है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आप इसे कैच कर सकते हैं इस समय पर फाइनल एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये दो प्लेन मिरर्स हैं और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, सपोज थीटा। अब देखिए ये इंसिडेंट रे यहां पर से आया, ये इंसिडेंट रे इस तरफ से आया और ये यहां पर नॉर्मल और इधर को ये देखिए रिफ्लेक्ट कर गया, ये यहां पर रिफ्लेक्ट कर गया। ओके, ये देखिए रिफ्लेक्ट कर गया, बहुत अच्छा भी बन रहा है। मैं इसे थोड़ा सा और अच्छा बना रहा हूं। ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये यहाँ पर सपोज इंसिडेंट रे आ रहा है और ये यहाँ से पढ़ने के बाद इस तरफ में रिफ्लेक्ट कर गया और ये देख रहे हैं एंगल अल्फा और ये एंगल भी अल्फा। तो कुल मिलाकर के अगर आप ध्यान दें डेविएशन कितना हो गया, ये रे आ रही थी इस तरफ में और ये यहाँ पर एंगल क्या है, डेल्टा 1। इंसिडेंट रे आ रही थी जैसे भी बता रहे थे, तो यहाँ पर से डेल्टा 1 आप देख पा रहे हैं, निकाल लेंगे 180 माइनस 2 अल्फा। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी पढ़ने के बाद आप देखिए इस तरफ से गया और ये डेविएट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए नॉर्मल ये सपोज इसका नॉर्मल है और ये रे इस तरफ को चला गया, तो कुल मिलाकर के ये जो यहां पर देख पा रहे थे कितना है, डेल्टा 2 है सपोज। तो एक बार डेविएशन यहां पर डेल्टा 1 हुआ और एक बार डेविएशन ये डेल्टा 2 हुआ, ये रे इस तरफ को फाइनली निकल गई। तो हम यहां पर डेविएशन एंगल कितना देख पा रहे हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देख सकते हैं कि ये अल्फा अल्फा और ये बीटा बीटा एंगल है, तो डेल्टा 1 को कितना लिखेंगे, 180 माइनस 2 अल्फा, और डेल्टा 2 को इसी तरह से देखिए, ये 180 का लाइन है पूरा, तो उससे डेल्टा 2 अगर आप निकाल रहे हैं तो ये आपको दिखलाई दे रहा है कितना, डेल्टा 2 जब आप निकाल, ये देखिए बीटा बीटा ये नॉर्मल था, तो वो भी यहां पर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 बीटा, दैट इज 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, और अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि इस एंगल की बात करें तो ये एंगल देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, और इसी तरह से ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल में आ रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो इस ट्रायंगल में इस एंगल को क्या कहेंगे, 90 माइनस अल्फा। एक्चुअली यहां पर अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन देख रहे थे, तो अब आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में यहाँ पर थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, ये कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। सो दैट अब आप इसे देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको यहां पर लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा। ये मैं आपको बता रहा हूं डेविएशन के लिए, जब दोनों मिरर्स के बीच का एंगल गिवन है थीटा, तो यहां पर कुल डेविएशन जो इंसिडेंट रे था उसका कितना हो गया, दैट इज 360 माइनस 2 थीटा। आप इसे डायरेक्ट भी याद रखेंगे, इस समय पर इसका प्रूविंग नहीं है, बस आपको मैंने समझाने के लिए ये बात की है। आगे एक बात हम और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहे हैं बच्चों, डेविएशन आपने देख लिया। अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया होगा कि टू मिरर्स जब किसी एंगल पर रखे होते हैं तो उनसे बनने वाले इमेजेस कितने होते हैं, इस पर भी बात कर लीजिए। सो बच्चों, इफ देयर आर टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एंगल
theta, then number of images we have to find. Okay, तो इसमें आप लोगों ने सिंपल केस एक किया ही होगा, ध्यान दीजिए जरा सा. If there are two plane mirrors inclined at an angle theta, then the number of images. अब देखिए यहाँ पर दो प्लेन मिरर है, किसी एंगल पर रखे हुए हैं और उनसे कितने यहाँ पर इमेज बनेंगे. तो आपको हम बताएं कि आपने कभी 90 डिग्री पर दो प्लेन मिरर रख करके देखा होगा और बीच में पेंसिल आपने रखी होगी, तो इमेजेस आपको वहाँ पर दिखलाई दे रहे होंगे. तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि अगर 360 बाई थीटा, ये थीटा है एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, मैंने थीटा लिया हुआ है, और ये नंबर क्या आ जाए, इवन आ जाए. कितना? इवन आ जाए. ओके, तो यहां पर याद रखिएगा नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएंगे, 360 बाई थीटा माइनस 1. मैंने कहा 90 डिग्री पर दो, जब आप दो प्लेन मिरर रख रहे हैं तो 360 बाई 90 मीन्स 4 आ गया. तो 4 क्या है, इवन नंबर है, और अगर इवन है तो -1 यहाँ पर हो गया. दैट इज ये नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे जो 90 डिग्री पर था, तो 4 - 1 इज 3 इमेजेस आपको उसमें दिखलाई दे रही है. तो आप करके भी देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर ये 360 बाई थीटा ऑड है, ये क्या है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर में यहां पर दो केसेस हो जाते हैं. और वो दोनों केसेस क्या हैं, हम आपको बता दें कि देखिए, ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पर नहीं है, दोनों जो मिरर हैं उनके यहां पर बाइसेक्टर पर अगर ऑब्जेक्ट है तब दूसरा केस हो गया. और अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर नहीं है, इफ द ऑब्जेक्ट, पहला केस है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, याद रखिएगा 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा होंगे. बिल्कुल नोट कर लीजिए कहीं पर. तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ, देन द नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, 360 बाई थीटा. बाइसेक्टर पर, मिरर्स के बाइसेक्टर पर नहीं है. और अगर बाइसेक्टर पर होता, सेकेंड केस है, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर, तब यहां पर कितना एक कम हो जाता, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाते, 360 बाई थीटा -1. ये नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से. अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पर है तो एक माइनस में हो जाएगा 1, अदरवाइज यहां पर 360 बाई थीटा ही नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे होंगे. इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए. एक और आपने केस किया होगा प्लेन मिरर में ही, कि जब प्लेन मिरर को हम क्या करते हैं, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे को आपने बिल्कुल फिक्स्ड रखा और मिरर को थीटा एंगल से मोड़ दिया. एक तो केस ये हो गया. दूसरे केस में क्या है, मिरर को वैसे ही रखा स्टेशनरी बिल्कुल जैसे है और इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से मोड़ दिया.
तो जब ये थीटा एंगल से इंसिडेंट रे को मोड़ देंगे, टर्न कर देंगे, तो थीटा एंगल से ही रिफ्लेक्टेड रे भी टर्न हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने एंगल से आपने इंसिडेंट रे को मोड़ दिया है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी टर्न हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दूसरा केस है जबकि आपने इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखा है, मिरर को थीटा एंगल से टर्न कर दिया, तो आपने केस किया होगा नॉर्मल भी थीटा से टर्न हो जाएगा। तो ऐसे में रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री से टर्न हो जाएगा। तो ये दोनों ही बातें आप फिगर बना करके भी देख लीजिए और दोनों ही केसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पहला जो मैं बता रहा हूँ कि आपने देखिए ये नॉर्मल है, ये था आपका इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, ये I1 और ये R1। लेकिन अगर आपने इसे थीटा एंगल से टर्न कर दिया, I2 नया पोजीशन इसका कर दिया, तो ये भी थीटा एंगल से ही बाहर हो जाएगा। R2 देख पा रहे हैं आप। ये कब की बात है? जबकि मिरर को आपने वैसे ही रखा है। ठीक है। लेकिन दूसरी बात कर रहा हूं, जबकि मिरर को आपने सेकंड केस में मिरर को आपने टर्न कर दिया, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है भाई, ये मिरर था और ये यहाँ पर इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है। और जब भी आप मिरर को टर्न कर देंगे थीटा एंगल से, तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये भी थीटा एंगल से टर्न हो जाएगा नॉर्मल। ये n था और ये n डैश हो जाएगा। तो ऐसे में रिफ्लेक्टेड रे जो हट जाएगा वो कितने एंगल से? 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्टेड रे शिफ्ट हो जाएगा। प्लीज जरा सा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये तो I1 है, ये I ही कह लीजिए, ये R1 था, ये R2। मिरर को आपने यहाँ पर थीटा एंगल से टर्न किया है, तो अगर ये थीटा एंगल से आपने इसको टर्न कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री से टर्न हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अब हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं, उस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से टुवर्ड्स मिरर आ रहा है, नॉर्मल टू द मिरर आ रहा है। मिरर से नॉर्मल अगर आ रहा है तो इमेज उस तरफ से, ध्यान दीजिएगा, v यहां पर जो मिरर की तरफ आ रहा है, और एक है जो इमेज का स्पीड भी तो आपको दिखलाई दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए अगर है तो इमेज का भी स्पीड उतना ही होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में होगा, क्योंकि अगर राइट टू लेफ्ट इमेज ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज लेफ्ट टू राइट होगा, सेम स्पीड होगा। लेकिन यहां पर वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन जस्ट बदल जाएगा। इसीलिए ऑब्जर्वर को हमें इमेज अपना आता हुआ डबल स्पीड से दिखाई देगा। सपोज कीजिए अगर हम 4 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स मिरर आ रहे हैं तो हमें अपना इमेज 8 किलोमीटर पर आवर से आता हुआ प्रतीत होगा। हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आप लोगों को पढ़ा चुके थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो ये 4 है और वो -4 है, तो फाइनल -4 से आता हुआ और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था? मैंने कहा ना v2 माइनस v1, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ये जो हो जाएगी, तो ये यहाँ पर -8 किलोमीटर पर आवर से आता हुआ आपको दिखलाई देगा। छोटी सी बात है, ये भी आप लोगों ने इस तरह की बात पहले कर रखी है। ओके, और अगर पैरेलल टू द, ये तो परपेंडिकुलर में बताई इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा था, लेकिन अगर इमेज
मिरर के पैरेलल में है, तब फिर ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल में है तब फिर इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में ये उसी डायरेक्शन में, जिस स्पीड से ये उसी स्पीड से ये। पैरेलल का केस है और मैंने यहाँ पर ये बताया था v ऑब्जेक्ट के लिए बताया था, और ये जो यहाँ पर आ रहा था v इमेज के लिए नेगेटिव में मैंने बता दिया था कि इधर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पैरेलल में सेम रहेगा और परपेंडिकुलर नॉर्मल में साइन अपोजिट हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को मैं इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के लगाइएगा। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देख पा रहा था कि अगर दो मिरर्स के, देखिए दो मिरर्स के बीच में कोई ये पैरेलल मिरर्स रखे हुए हैं और इनके बीच में लेटर एल है, तो आप जानते हैं कि इनसे कितने इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। पैरेलल अगर रखा हुआ है दो प्लेन मिरर्स, तो मैंने जैसा अभी बताया था थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ इमेजेस, तो इनफाइनाइट बनेंगे। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि अगर 7 जो फर्स्ट 7 इमेजेस बन रहे हैं, एक के अंदर एक बनेंगे, तो उनमें से कितने इमेजेस ऐसे होंगे जिसमें कि ये एल का क्या हुआ होगा, लेटरल इन्वर्जन हुआ होगा। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, इससे यहां पर बनेगा इमेज तो ऐसा बनेगा, इस तरफ में इमेज इस वाले में इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में ऐसे बनेगा, इस मिरर में ऐसे बनेगा। अब ये इमेज जो बना था उस मिरर में कैसा बनेगा और ये इमेज इस मिरर में कैसा बनेगा, इस तरह से यहाँ पर 2 मैंने बनाए हैं। तो 7 जब बन जाएंगे तो आप ये बताइएगा उसमें से कितने एल जो दिखलाई दे रहे हैं उनका क्या है, लिटरली इन्वर्टेड हो गए हैं। ठीक है, ये देखिएगा। नौ बच्चों, यहाँ पर अब कुछ बात चलने जा रही है स्फेरिकल मिरर्स की। मैंने प्लेन मिरर्स के बारे में बेसिक जितनी भी चीज़ें आपको थी वो बता दी हैं, और जो आपके कंपटीशन से संबंधित बातें हैं वो भी बताई हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या चलाने जा रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स से रिफ्लेक्शन की बात करूँगा आपसे, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पार्ट ऑफ स्फेयर होता है, किसी स्फेयर का एक पार्ट। बेसिक बातें आप जानते हैं। और उसी स्फेरिकल मिरर पर स्फेयर का जो ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, अगर मान लीजिए उसका एक पार्ट लिया, उस पर पॉलिश कर दिया, तो आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दिया तो कॉनकेव बन गया ये कॉनकेव मिरर। और अगर इनर सरफेस पर आपने पॉलिश कर दिया तो ये कॉन्वेक्स बन गया। अब यहां पर इसका जो स्फेयर का सेंटर होगा, देख पा रहे हैं, ये जो स्फेयर जिससे पार्ट लिया गया है उसका जो सेंटर है यही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आप लोग जानते हैं। और आपको बताएं, स्फेयर जो मिरर है, आप लोग मिरर के सेंटर पार्ट को क्या नाम देते हैं, पोल कहते थे ना सेंटर पार्ट को। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर पोल कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे मिरर पे जितने भी पॉइंट हैं कहीं पर भी पोल हो सकता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, मिरर के ऊपर हम इस जगह पर अगर यहाँ पर इस तरफ को ले लें, मिरर का इतना पार्ट ले लें तो ये पोल बन जाएगा। तो पोल यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनी कन्वीनियंस के लिए सेंटर पार्ट को ही हम पोल कह दे रहे हैं, लेकिन मिरर का एक एक पार्ट सारा का सारा पोल है। और ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फेयर से ये पार्ट लिया गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ पर दिखला रहे हैं। अब ये पोल और सी से जाने वाला जो लाइन होता है बच्चों, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। देखिए ये लाइन हमारा क्या होता है,
प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन दिस सीपी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ये भी आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अपर्चर की बात करते हैं तो सिंपली अपर्चर क्या होता है, मिरर का डायमीटर। ये ले लीजिए कि मिरर के डायमीटर को यहाँ पर हम लोग अपर्चर का नाम दे रहे हैं। मिरर की ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने पहले भी की हुई हैं। अब आपको फोकस के बारे में याद होगा, जो रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस जगह पर मिल रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, फोकस कह देते हैं, है ना। तमाम से रेज और भी रेज आ रहे होते हैं, जितने भी पैरेलल रेज आ रहे होते हैं, ये सारे के सारे इसी पॉइंट से जा रहे होते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, फोकस कह देते हैं। एंड दिस FP इज नोन एज फोकल लेंथ। ये बेसिक बातें आप लोग जानते हैं, इनको मैं कितनी देर बताऊं यहाँ पर। तो R यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, F यहाँ पर देख पा रहे हैं आप फोकल लेंथ है। सभी डिस्टेंसेस P से यहाँ पर लिए जाते हैं, तो P से F तक फोकल लेंथ PF कह लीजिए, P से C तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R से, जिसे आप लोग दिखला पा रहे हैं, कैपिटल R से यहाँ पर दिखला रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग कॉन्वेक्स का केस होता तो उसमें ये सारी बातें किधर को होती भैया, राइट में होती। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C यहाँ पर होता है, F ये जो रे आ रहा है देखिए, तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद तो इधर को चला जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि पीछे किसी पॉइंट से होकर के आ रहा है। उसी पॉइंट को आप क्या कह देते हैं, फोकस कह देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होते हैं, वर्चुअल साइड जिसको मैंने बोला था, वर्चुअल स्पेस बोला था। और इसमें रियल स्पेस में ही F और C होते हैं। इमेजेस भी अगर रियल साइड बनेंगी तो रियल होंगे, और अगर बैक साइड बनेंगी तो वर्चुअल स्पेस पे बनेंगी। तो यहाँ पर वर्चुअल केस है, थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा इस बात को। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बताना चाह रहा हूँ, जो कि आपको थोड़ी सी नई लगेंगी, बाकी आपने जो देखी हुई हैं उनको भी बताता हुआ चल रहा हूँ। पोल आपने समझ लिया, एनी पॉइंट यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका कोई भी पॉइंट है, उसको हम लोग यहाँ पर पोल कहते हैं, मैंने बताया। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेंटर के पॉइंट को यहाँ पर पोल ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। देन अभी एक बात यहाँ पर हम आपको बता रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों ही मैंने आपसे बता दिए कि सेंटर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उस पॉइंट से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देन फोकस आपको बताया, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन meet at a point on the principal axis, this is known as focus, and distance from this focus to the pole is known as focal length। okay, अभी देखिए यहाँ पर एक और टर्म हम आपको बता रहे हैं, लीनियर अपर्चर। किसको कह रहे हैं, लीनियर अपर्चर। बता ही रहे थे, लीनियर अपर्चर वही डायमीटर होता है। लीनियर अपर्चर क्या है, डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, है ना। फोकल प्लेन तो आप देख ही रहे हैं, प्लेन पासिंग थ्रू दी फोकस। फोकल प्लेन क्या है, एक प्लेन जो फोकस से पास करे उसे हम लोग क्या कर देते हैं, फोकल प्लेन। ओके, देन एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, पैरेक्सिल एंड मार्जिनल रेज। तो भाई बेसिक बात इतना समझ लीजिए, मार्जिनल रेज वे रेज होंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर होंगे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होंगे, और वहां पर उसमें एंगल ज़्यादा बनेगा रिफ्लेक्शन के लिए। वहाँ पर देखिए, हम आपको इतना बता दें कि प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बस ये याद रखिए, रेज विच मेक्स
स्मॉल एंगल, अभी एंगल भी बना करके हम दिखला दे रहे हैं, विद द नॉर्मल एट दैट पॉइंट, एट अ पॉइंट। तो भाई अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये रेस जो है, ये रेस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो अच्छा, ये एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए भाई कि मिरर्स, प्लेन मिरर से तो आप रिफ्लेक्शन के लॉस जानते हैं, होते हैं, लेकिन स्फेरिकल मिरर से भी वही बात होती है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये आप देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव का केस है, तो इसमें भी यहाँ पर वही बिल्कुल काम हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लॉस चल रहे हैं। चाहे वो इस तरह से होता, कॉन्वेक्स का केस होता, तो भी यहाँ पर वही बात चल रही होती। तो सिमिलरली यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर की ही तरह से जितना एंगल यहाँ पर इंसिडेंस हो रहा है, उतना ही रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रेस अगर बहुत पास होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो छोटा एंगल बनाएंगे, और अगर यही रेस दूर होते ये, तो अब आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो नेचुरली यहाँ पर फोकस पॉइंट ये होगा रिफ्लेक्ट। तो ये नॉर्मल अगर है तो देख सकते हैं ये एंगल ज्यादा बन रहा है। तो ये मार्जिनल रेज है और ये पैरेक्सल रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, छोटा एंगल बनाते हैं मिरर पर। जब यहाँ पर फॉल हो रही है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है छोटे एंगल से, अदरवाइज मार्जिनल रेज बड़े एंगल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। तो थीटा यहाँ पर लार्ज है, ये मार्जिनल रेज है, मार्जिनल रेस है। तो यहाँ पर ये जो थीटा एंगल आप टोटल देख रहे थे, ये पूरा एंगल थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या है, लार्ज है। और इस केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थीटा क्या है, स्मॉल है। ये क्या है, पैरेक्सल रेस। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए अभी आप लोगों को, हाँ, ये मुझे बताना था, रूल्स बता देने थे। तो रूल्स के पहले एक और हम आपको साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेना चाहते हैं। बच्चों साइन कन्वेंशन आप लोग जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। मिरर के जो साइन कन्वेंशन है वो याद कीजिए, जो ग्राफ के होते हैं, ग्राफ पेपर का आपने यूज किया है ना, तो यहाँ पर बस ये याद रखिए कि अगर कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है तो इन सभी में राइट साइड के डिस्टेंसेस, यहां से चलेंगे राइट को पॉजिटिव, अभी यहां से पोल से लेफ्ट को चलेंगे नेगेटिव, पोल से ऊपर की तरफ में चलेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ में चलेंगे तो नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, राइट पॉजिटिव ऑलवेज, लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये आपने ग्राफ पे भी यूज किया होगा। तो साइन कन्वेंशन में ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए, पोल से यहाँ पर जब चल रहे हैं। मिरर कोई भी होगा, मैंने बताया किसी भी मिरर के लिए, यहाँ पर किसी भी मिरर के लिए आपको राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव आपको मिलेगा। ऊपर साइड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ में नेगेटिव। आपको साइन याद रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। ओके, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ये आपको मुझे बताना है। इसमें भी थोड़ा सा जल्दी ही कीजिएगा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये भाई ध्यान दे दीजिए। इमेज कैसे बनती है उसके कुछ रूल्स हैं, वो भी आपको आते ही होंगे क्योंकि आपने यहाँ पर रूल्स जरूर देखे होंगे इमेज फॉर्मेशन के। तो भाई एक बात सिंपल सी याद रखिए कि हमारे पास
कम से कम 2 रेज हों और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर भी मीट करेंगे वहीं पर हम इमेज का बनना मानेंगे। जिस पॉइंट को लेकर के चले ऑब्जेक्ट के, उसका वहाँ पर इमेज बन जाएगा। ओके, तो पहला तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला रे किधर से जाता है? फोकस से जाता है। एक तो रे ये ले लीजिएगा आप हमेशा, क्या ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे किधर से जाएगा? फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, एक रे हमेशा ये लीजिएगा, इमेज बनने में दिक्कत आपको कभी नहीं आ सकती। ठीक है, दूसरा आप क्या यहां पर लेंगे? दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज क्या होता है? नॉर्मल। ये नॉर्मल ही तो होता है भाई। स्फेयर के सेंटर से स्फेयर के ऊपर कहीं पर भी जाके मिलेंगे तो नॉर्मल ही तो पड़ेगा। तो यहां पर सी का केस याद रखिए, ये अगर सी है तो सी से जाने वाला रे जो भी होगा वो नॉर्मल है तो उसी डायरेक्शन से वापस आएगा, मतलब उसी पाथ पर वापस आएगा। 0 एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस देख सकते हैं, ये जो नॉर्मल के केस में था नॉर्मल, तो नॉर्मल से कोई एंगल ही नहीं बना रहा है इंसिडेंट रे, और नॉर्मल से ही गया 0 एंगल पे, रिफ्लेक्ट हुआ वहीं पर 0 एंगल। तो सी से जाने वाला जो रे होगा वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस होगा। तो एक तो वो लेंगे और दूसरा आप ये ले सकते हैं, या इसमें और भी आप चीजें ले सकते हैं। क्या देखिए, पोल पर जितने एंगल से इंसिडेंट रे आएगा ये तो नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल ही तो हुआ, और पोल पर जितने एंगल से इंसिडेंस एंगल ये बन रहा है, जो इंसिडेंट रे जितने एंगल से आए उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगा। अगर इसको हमेशा आप याद रखें, मैं अभी बना करके आपको लोगों को दिखला रहा हूं, तो इमेज फॉर्मेशन आपको दिक्कत नहीं देगा। जनरली यही 2 केस हम लोग ले लेते हैं और सारे इमेजेस बन जाते हैं। एक और था, फोकस से जाने वाला पैरेलल हो जाएगा। जो रे फोकस से जाएगा वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल आने वाला फोकस से, तो फोकस से जाने वाला पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये आप सोचें कि कॉन्वेक्स के केस में होता तो उसमें भी यही बात चलेगी, उसमें भी यही बात चलेगी। क्या? पैरेलल आने वाला रे, देखिए अब इसमें तो इनफैक्ट रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जा ही रहा, इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट से चल करके ये आ रहा है, तो ये वही पॉइंट होगा, फोकस होगा। ये वर्चुअल स्पेस में है, फोकस आपको दिखलाई दे रहा है। और अगर दूसरी रे आप लेना चाहें तो दूसरी रे के लिए क्या ले सकते थे आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो उसी से वापस आ रहा था। या फिर आप क्या करेंगे कि दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि जितने यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जिस एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। पोल पर ऑब्जेक्ट तो इसी साइड होगा ना, हमारा रियल स्पेस में होगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम लोग इमेज यहाँ पर बना करके एक देखते हैं, जो मैंने यहाँ पर ये जो 2 बातें बताई कॉनकेव के केस में। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर कॉनकेव के केस में कोई, ये तो पोल हो गया, ये जितना f है अभी बताऊंगा आपको उतना ही यहाँ पर ये डिस्टेंस पर c होता है, दैट इज r और f में एक रिलेशन है। आप जानते हैं फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देखिए, कोई अगर ऑब्जेक्ट था इस जगह पर, सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो एक रे तो मैंने कहा पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने वाली रे किधर से? फोकस से चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने कहा था। और दूसरा रे पी पर जितने एंगल से जाएगा उतने ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। जितने एंगल से गया है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये और ये जहां पर मिल रहे थे वहीं पर इसका इमेज बन पा रहा है। ठीक है, वहीं पर इमेज बना।
ये बहुत नीट नहीं बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये एंगल मैंने अपनी रफली बनाया है, अदरवाइज ये रे थोड़ा सा ऐसे आ रही होती, मैं आपको ये भी दिख रहा हूँ, ये ऐसे आ रही होती रे, ये इस तरह से। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिल जाते हैं, तो ये इमेज यहाँ पर इसका बन गया। ओके, इसी तरह से ये सारे इमेज बनाए जा सकते हैं। अब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कॉनकेव के केस में 6 केसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट के 6 प्लेसेस होते हैं जिनको हम लेते हैं। इन्फिनिटी पे ले लेते हैं, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में ले लेते हैं, सी पर ले लेते हैं, सी एंड एफ के बीच में ले लेते हैं, एफ पर लेते हैं, 5th कोई केस है। देन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ये 6th केस है। ये 6 केसेस बनते हैं। और कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में 1 या 2 ही केस कह लेंगे, क्योंकि उसमें तो सी भी राइट होता है वर्चुअल स्पेस में, एफ भी वर्चुअल स्पेस में होता है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट के लिए प्लेस क्या है, इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी से कहीं पास में ले आइए विजिबल कंडीशन में, बस यही 2 केस बनते हैं। तो इसमें आप लोगों ने केसेस को देखना था। मैंने यहाँ पर एक बात की थी बच्चों कि हम एफ और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन था। तो वो जो रिलेशन हमारा था कि एफ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा भाई पैरेक्सल रेस के लिए था। मार्जिनल के लिए एक दूसरी चीज है जो आपके कंप्यूटेशन से रिलेटेड है, वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड पी, ओके, एफ एंड आर, देखो इसको हम लोग करते हैं यहां पर। ये मैं पहले मार्जिनल के लिए दिखला रहा हूं, फिर पैरेक्सल के लिए दिखलाऊंगा। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, तो ये भाई कॉन्वेक्स मिरर है, ये यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मार्जिनल रे, ये जो आपको दिखलाई दे रही है, ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल इसका, ये नॉर्मल है, सॉरी, ये थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, ये दोनों ही तो थीटा होंगे। और यहां पर मैं आप लोगों को ये जो छोटा सा एक प्रूविंग देने जा रहा हूं, ये मार्जिनल रेस के लिए। देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा है एफ, ये सी देख रहे हैं, ये पी है, ये ए है सपोज, और ये भी देख लीजिए कि अगर ये 2 थीटा है तो ये एंगल, चलिए 2 थीटा है, इसकी भी बात नहीं कोई। हाँ, यहाँ पर F से क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, वो सपोज कितना पॉइंट है, D है पॉइंट, है ना। और ये चलिए इसको आपने AC तो B ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आप देख रहे हैं R, तो ये R क्या है, CA है, ध्यान से देखिए, CA यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और CA को हम लोग लिख सकते हैं कितना, CB प्लस BA। CA को कितना, CB प्लस BA, जल्दी से कर लीजिए। और CB को लिख सकते हैं इस राइट ट्रायंगल में, देखिए कितना लिख सकते हैं, CB अपॉन CF इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो CB इज इक्वल टू CF कॉस थीटा, ओके। और सिमिलरली इस BA को राइट ट्रायंगल में कितना लिख सकते हैं, BA को भी लिख सकते हैं। देखिए, हमें यहां पर BA को लिखना है, तो BA को भी तो BC लिख सकते हैं, BA को BC ही तो लिख सकते हैं। आप ऐसा कर लीजिए, पहले CB प्लस CB,
अरे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, तो दोनों ही सी बी होंगे। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा ये 2BC या CB कर लीजिए। और BC को आप देख रहे हैं कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितना लिख रहे हैं 2CF। तो कुल मिलाकर के CF इज इक्वल टू आपको, अच्छा यहाँ पर सॉरी आप ये देख पा रहे हैं 2CF हो गया ना, 2CF cos थीटा, 2CF cos थीटा। BC है राइट ट्रायंगल में लगाया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, तो इतना हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू CA अपॉन 2 cos थीटा, या CA को आप कितना कह रहे हैं यहाँ पर R अपॉन 2 cos थीटा। ओके, CF निकल आया। अब फिर से एक बार देखिए जरा सा, हम CP को कितना लिख सकते हैं ना, CP इज इक्वल टू कितना PF माइनस FC या CP कर लीजिए। PF कितना है R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही तो है R, यही तो R है, यही तो R है, और माइनस R अपॉन यहां पर जितना निकला हुआ था 2 cos थीटा। और ये CF क्या देख रहे थे आप, ये F है, यही तो F है। तो ये भाई रिलेशन है किसमें, FN R में, ये रिलेशन आपको दिखलाई दे रहा है। देखिए FN R में ये रिलेशन आपको दिखलाई दे रहा है। अब ये तो क्या था, मार्जिनल रेस के लिए था, है ना, फॉर मार्जिनल रेस। अच्छी तरीके से देख लीजिए बच्चों, भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मार्जिनल रेस के लिए था, फॉर मार्जिनल रेस। ये अब हमने कहा था पैरेक्सिल रेस के लिए भी देख लीजिए। तो पैरेक्सिल रेस के केस में क्या था, ये पैरेक्सिल रेस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रेस जब पास होंगे तो यहां पर थीटा क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसे में कॉस थीटा बहुत छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कह लें कि भाई cos 0 1 होता है, तो cos थीटा भी अगर छोटा है तो इसको हम नियरली ऐसे कह सकते हैं, नियरली 1 कह सकते हैं। तो अभी देखिए ये क्या मिल जाएगा हमको, जब ये 1 हो जाएगा तो F इज इक्वल टू R माइनस R अपॉन 2 cos थीटा तो 1 हो गया। तो अभी ये हो सकता है R/2। तो एक्चुअली ये आप लोग पिछले क्लासेस तक करके आ रहे थे, that focal length is half of radius of curvature। ओके, ये पैरेक्सिल रेस के लिए लागू हो रहा है, लेकिन मार्जिनल रेस की अगर बात करें तो उस केस में ये याद रखिएगा, ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड बात बता रहा हूँ। तो भाई अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मतलब मिरर फॉर्मूला आप लोगों ने जो किया हुआ था उस पे जरा सा बात कर लीजिए। तो मिरर फॉर्मूले की बात करने जा रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये मिरर का केस हो जाए, उसके बाद में थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के केस हो, तो 3 टर्न में इसे मुझे करना है, तो उसके बाद में लेंसेज वगैरह का रिफ्लेक्शन। तो देखिए जरा सा मिरर फॉर्मूला, ये डायरेक्ट मैं आप लोगों को फॉर्मूला ही दे रहा हूँ, that 1/f is equal to 1/v plus 1/, या ये कह लीजिए कि रिलेशन बिटवीन f u एंड v। तो भाई अभी हमने आपको ये जो दिखलाया था, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर f है, ये c है सपोज, और ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कहीं इमेज बन गया, ठीक है, ये इमेज बन गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इमेज, चलिए
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये जो आपको दिखलाई दे रहा था, फोकल लेंथ ये f, और ये इमेज जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये कितना है v। ठीक है, तो इन तीनों में ये रिलेशन आपके सामने है। और अगर आप इसे f को कितना लिख सकते हैं r बाई, तो ये हो जाएगा 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, r के टर्म्स में है और ऊपर ये f के टर्म में जो आप देख पा रहे हैं। ये मिरर फॉर्मूला आपको पता है। अब हम आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन को याद दिलाते हुए कुछ बातें बताना चाह रहे हैं बच्चों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये साइन का जब भी आप न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें लेके चलते हैं तो साइन की ही प्रॉब्लम आ जाती है। आप कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव रखते हैं, u को f को v को, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, u का केस जब हम u की बात करेंगे, प्लीज मिरर से लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। लेफ्ट के डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वेदर इट इज मिरर और लेंस, वॉट एवर इट इज, आपने लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखना है ऑलवेज नेगेटिव, कोई डाउट नहीं है। u क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम हमेशा नेगेटिव में रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फॉरन आप u को -15 रखेंगे। और अगर आप निकाल रहे हैं, u फाइंड कर रहे हैं, वो तो नेगेटिव अपने आप ही आ जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, u ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब चलिए बात कर ले, जरा सा f की भी बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि कॉनकेव मिरर में f किधर को होता है, नेगेटिव साइड होता है, f भी नेगेटिव। तो u की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो नेगेटिव है। अब बात आती, टेंशन किस में रह गया, f एंड v में। तो f का भी टेंशन नहीं, कॉनकेव मिरर है, ऑलवेज लेफ्ट में है, रियल स्पेस में f है, तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो जब ही हम रखेंगे 20 सेंटीमीटर कॉनकेव बोल दिया उसने, तो फौरन वो नेगेटिव में f हो गया। ठीक है, u की बात तो नहीं कर रहे हैं, चलिए फिर भी लिख देते हैं ऑलवेज, ऑलवेज नेगेटिव f। ये मैं सारी बातें कॉनकेव के लिए लिख रहा हूं, ऑलवेज नेगेटिव। अब बात आती है v की, बच्चों आती है। मैंने कहा था कॉनकेव में 6 केसेस होते हैं। आप कॉपी पर ऐसा कीजिएगा 1 बाय 1 पूरे पेज पर, यहाँ तो टाइम लग जाएगा। मैंने और क्लासेस आप मेरे देखेंगे तो उनमें सब में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें एनडीए का क्लास मेरा देख लेंगे तो उसमें भी मैंने ये पूरा डिटेल में बताया है। कोई बुराई नहीं है, क्लास देख लेंगे, जल्दी से आपको मिल जाएगा। फिर मैं आपको बता दूं, आप लोग यहाँ पर मतलब इस कंडीशन में है कि ये चीज़ जानते हैं, इसमें बेसिक चीज़ है, कोई ऐसा नहीं। क्या एक बात आपको ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि एक पेज पर आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, एक के नीचे एक 6 फिगर कॉनकेव मिरर के बनाएंगे और सेम सब में फोकस इक्वल लेंगे। मैं कहना ये चाह रहा था कि आप देखिए इस तरह से काम करेंगे। आप बिल्कुल इस तरह से, पहला आपने बनाया ये, दूसरा आपने बनाया ठीक उसी के नीचे, बिल्कुल उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तीसरा ऐसे ही, चौथा, और सेम फोकस सब में लेंगे। अब जितना फोकस लेंगे उतना ही सी भी ले लेंगे, ऐसे 6 बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो 6 प्लेसेस में ऑब्जेक्ट क्या, एक तो इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी से आने वाले रेज, पैरेलल रेज ले लीजिएगा, फोकस पर इमेज बनता है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, रियल का भी केस बता दूं आपको, रियल इमेज कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रेज वाकई में कहीं पर मीट कर जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रेज इनफैक्ट मीट किए, तब तो ये रियल बनेगा ही बनेगा। मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिल जाएंगे, तब फिर ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। या एक बहुत कॉमन सी बात बताऊं, इमेज उल्टा बन रहा है,
इन्वर्टेड बन रहा है तो ये रियल होगा। प्लेन मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देख पा रहे हैं, ये कैसा इमेज दे रहा है? वर्चुअल इमेज दे रहा है आपको, सीधा, इरेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, रियल है। मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखें, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी रखें। देखिए, एक तो इन्फिनिटी पे हो गया, एक कहाँ पर? बियॉन्ड सी। ये देखिए बियॉन्ड सी। तो तीसरा ऑब्जेक्ट केस क्या हो गया? सी पर रखें। चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, और छठा एफ और पी के बीच में। ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखे हैं O1, O2, O3, O4, O5 और एक इन्फिनिटी पे, तो इनमें देखिएगा कि इमेज आपको इसी तरफ बनेगा, रियल स्पेस में इमेज बनेगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर रियल स्पेस में इमेज बन रहा है तो वो रियल ही होगा, ठीक है। इनफैक्ट रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे। देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये एक आया और ये आया, दोनों मिले, ठीक है। तो ये यहां पर V5 केसेस में V रियल इमेज देगा। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट O5 जो दिखाई दे रहा है, ये O1 तो पहला इन्फिनिटी का ले लीजिए, O2, O3, O4, O5 एंड O6। मैं ये 6 वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 5 तक की बात कर रहा हूं। फोकस तक आप आए हैं। इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। और एक खास बात होगी, धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। इन्फिनिटी पे था, फोकस पर रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। बियॉन्ड सी ले आएंगे तो फोकस से अब थोड़ा सा हटके, देखिए बियॉन्ड सी था तो फोकस और सी के बीच में इमेज बना, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इन साइज। सी पर ले आएंगे तो सी पर ही उसी साइज का बन जाएगा, रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज। अब सी और एफ के बीच में ले आएंगे तो रियल इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और जब आप एफ पर ले आएंगे तो रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज एट इन्फिनिटी। हो क्या रहा है? इमेज धीरे 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 आप देखेंगे, जब ये एक के नीचे एक फिगर बनाएंगे तो इमेज धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पहले हाईली डिमिनिश था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बराबर साइज का हो गया, फिर बड़ा हो गया, इन्फिनिटी पे और बड़ा हो गया। ये इमेज के बारे में मैं बता रहा हूँ 5 केसेस में। लेकिन 6 केस जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी, वो केस मैं आपको यहाँ पर दिखला देना चाह रहा हूँ। तो देखिए, क्योंकि उसमें एक खास बात है, ध्यान दीजिए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, पैरेलल जाने वाला रे किधर से जाएगा? फोकस से। दूसरा रे यहाँ पर जितना एंगल से उतना एंगल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो भाई ये जो रेस थे इधर तो फैलने लगे। इसके पिछला वाला जो केस था उसमें इन्फिनिटी पे जाके मिल रहे थे, पैरेलल थे, रेस तो ऐसा लग रहा था इन्फिनिटी पे मिलेंगे, यहाँ पर तो और फैल गए। अब अगले केस में तो ये ऐसा लग रहा है कि पीछे कहीं पर प्रोड्यूस करने पर मिल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, ये ओनली केस है, सिर्फ एकमात्र ये केस ऐसा है भाई कि जब ऑब्जेक्ट का इमेज इरेक्ट हो रहा है, वर्चुअल स्पेस में बन रहा है, सीधा देख रहे हैं, सीधा, और राइट साइड है तो V कैसा है? पॉजिटिव है। बाकी सभी केसेस में U तो नेगेटिव था ही, F तो नेगेटिव था ही, V5 केसेस में नेगेटिव पर बना, सिर्फ एक केस में V पॉजिटिव बन रहा है। अब आप कहेंगे कि सर हम ये कैसे जानेंगे न्यूमेरिकल्स लगाते समय कि V पॉजिटिव साइड में होगा या नेगेटिव साइड में? तो भाई ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ जितना है उससे कम अगर U दिया है
अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात बता रहा हूँ। फौरन दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि भाई जब u फोकस से कम है तो ये तो वही वाला केस है, v पॉजिटिव बनेगा, v राइट साइड में ओनली केस है। अदरवाइज सभी केसेस में u ज़्यादा होगा f से, तो ये सारे के सारे केसेस में v नेगेटिव होंगे। ये बात याद रखिएगा। मीन्स 6 केसेस होते हैं, UVF मिला के 18 बातें हो जाती, 17 थिंग्स नेगेटिव है, सिर्फ एक बात पॉजिटिव है, V पॉजिटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, तो भाई कॉन्वेक्स मिरर की तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको होनी चाहिए। क्या, देखिए देखिए, ये लीजिए कॉन्वेक्स है, इसमें आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखेंगे, ये आपका F है, ये C है, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखेंगे रिफ्लेक्ट होगा इधर को, ऐसा लग रहा है कि P से आ रहा है। दूसरा यहाँ पर C से पास करा दीजिए या ये एंगल से ले लीजिए, अदरवाइज किससे आप C से पास करा दीजिए, तो ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मीट कर रहे हैं ये दोनों रेज। ये तो यहाँ पर से जो गया वो वापस यहीं से आ गया रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला गया इधर को चला गया, पीछे प्रोड्यूस करने पर ये मिलते हैं। तो आपको इसमें V एक ही केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखते तो फोकस पर बनता, इन्फिनिटी से कहीं पर भी ले आएंगे तो फोकस से और P के बीच में शिफ्ट होगा, थोड़ा सा P की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन ये इरेक्ट रहेगा, स्मॉलर इन साइज रहेगा, वर्चुअल स्पेस में बनेगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में यू तो नेगेटिव हमेशा है, अब कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं, F पॉजिटिव राइट साइड, F पॉजिटिव है ना, F क्या है पॉजिटिव, U तो नेगेटिव है ही है, उसको तो मैं लिखता ही नहीं। और अब बात आती V की, तो भाई V भी पॉजिटिव है, राइट हमेशा एक ही तो केस है, V पॉजिटिव। ये कहानी इसकी आप याद रखिएगा। ये मिरर्स वगैरह इनके यूजेस देख लीजिएगा, इसके बेसिक चीज़ें ना, यूजेस इसके क्या है, रियर व्यू ऑब्जेक्ट देखने के लिए बाइक्स में कार्स में लगा होता है, जो पीछे की गाड़ियाँ हैं उनको देखने के लिए। और इसमें हमेशा देखिए उसमें छोटे छोटे इमेजेस बनते हैं, वाइडर रेंज कवर करता है, छोटे इमेजेस बनते हैं, ये वही तो बात है। और इसको डेंटिस्ट वगैरह डॉक्टर CNT जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर यहाँ पर हेडलाइट्स में, जो कार और बाइक इनके हेडलाइट्स में जो पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है, या डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, मेकअप पेन भी यूज़ करते हैं, लार्ज दिखता है ना उसे। तो लार्ज कब दिखेगा, जबकि ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे पास ला रहे हैं, जब फोकस के पास ले आएंगे, फोकस के और C के बीच में रखेंगे, लार्ज इमेज बनता है कॉनकेव। ये डिटेल थोड़ा पढ़िएगा। इसके बाद इसमें बच्चों एक बात हमें आपको और बतानी थी, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी बताऊंगा, लॉन्गिट्यूडनल भी बताऊंगा। जरा सा देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन आप सभी जानते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट। यहां पर हाइट ऑफ इमेज देखिए, हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात यहाँ पर कि इसमें आपको यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m इज इक्वल टू h2/h1, h हाइट के लिए दिखला रहे हैं यहाँ पर, है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं h ऑफ इमेज टू द h ऑफ ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऐसे आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है,
लेकिन जब आप इसे v और u के टर्म में रखेंगे तो ये पक्की बात है कि आ जाएगा -v/u। भाई ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का माइनस साइन लगा है, सब कुछ करने के बाद आया है। तो जब आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे होंगे वहां पर इस माइनस साइन को इग्नोर नहीं, भले ही आप v और u के साइन रखेंगे जो भी होंगे, लेकिन ये माइनस साइन रहेगा। मिरर का केस चल रहा है तो v और u के यहाँ पर साइंस आप लोग जरूर रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि v और u के टर्म्स में लिखें, कभी v और f के टर्म में या u और f के टर्म में, ये m के लिए आप नोट कर सकते हैं। तो इसे अगर आप f और u के टर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, f/f-u। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे निकालें, तो इसको आप इससे निकाल लेंगे ना, 1/v + 1/u = 1/f। जब भी आप इसे v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v/v is 1, v/u = v/f, और v/u = v/f-1, दैट इज v/u को ये v - f/, ये और ये किस टर्म में, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये देख रहे हैं f - v, ये v और f के टर्म में आ गया। और मैं अगर इसे यहाँ पर अभी आप देख पा रहे थे u से मल्टीप्लाई करता पूरे को तो u कैंसिल हो जाता है, u/v लास्ट में रिवर्स कर देते तो हो गया। तो ये इसके भी टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं f - v/, ये fu के टर्म में ये मैग्निफिकेशन है भाई, ठीक है। अब देखिए जरा सा मैग्निफिकेशन में आप लोगों को एक हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बताने जा रहे हैं। तो देखिए सपोज कीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के केस के लिए कोई सपोज कीजिए एक रॉड है, ये एक्सिस पर, मिरर के एक्सिस पर ये यहां पर रखा हुआ है, ये यहां पर रॉड रखा हुआ है, और इसका यहां पर दोनों सिरों को मैं बता दूं, उनके नाम दे दूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये u1 और ये u2, और अभी इसका जो इमेज बन पा रहा है वो इसी तरफ बन रहा है, तो आप जानते हैं कि उल्टा ही बनेगा। तो ये सपोज कीजिए कि इसका इमेज, ये इमेज बन के आ पा रहा है ना, v1 और ये v2, इस तरह से इसका ये इमेज बन रहा है, ठीक है। तो आप इस केस को अच्छी तरीके से देखिए। लेंथ ऑफ यहां पर हमें आपको बता दूं कि m क्या होगा, m = क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ, उसमें चलता था हाइट और इसमें क्या चलेगा, लेंथ चलेगा। तो लेंथ के लिए यहां पर आप बस इतना कर लीजिए, mod of v2 - v1, लेंथ की बात हो रही, अपॉन mod of u2 - u1, ये कर लीजिए, u1 - u2 - u1 है ना। और ये ml से मैं दिखला रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल की बात चल रही है, तो ठीक है। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, देखिए फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो m कितना होगा, -dv/du, यही तो, इसी को आप लोग यहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए जानेंगे। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम बता रहा हूँ, ये हम लोग जान रहे हैं नाउ। देखिए 1/f = 1/v + 1/u, इसको आप यहाँ पर देखिए, हमें ये पाना है क्या,
इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब भी आप इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अब इसमें हमसे झगड़ा मत कीजिएगा, एफ कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये चलिए इसी जगह पर कर दूँ। तो जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, और ये v को न्यूमरेटर में लाएंगे तो यारी भाई ऐसे कर लो ना, v रेज़ टू द पावर -1 है, तो v रेज़ टू द पावर -1 का जब आप यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u कर दें या v कर दें, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है dv बाई v तो हो ही जाएगा भाई, इसको आप v रेज़ टू द पावर -1 है सपोज, और इसको आप d ओवर du करते हैं, तो ये यहाँ पर आपको दे देगा dv बाई du, v माइनस इधर आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो dv बाई du, और ये माइनस में 1/v² हो जाएगा। इसी तरह से जब इसका यहाँ पर प्लस में कर रहे होंगे तो -1/u², और u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो तो यहाँ पर कितना, अभी u का u के रिस्पेक्ट में करेंगे, यही चीज करेंगे d ओवर du ऑफ u रेज़ टू द पावर -1, तो सिर्फ आपको इतना देगा। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा कितना, देखिए 0 इज इक्वल टू -dv/v² -du/u², और ये यहाँ पर मिल जाएगा dv बाई v² इज इक्वल टू -du बाई u², और -dv बाई du इज इक्वल टू मिल जाएगा v² u²। देखिए ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, अच्छे से देख लीजिए। तो अभी हम इस कंडीशन में हैं कि यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम m² भी तो बोल सकते हैं, ये यहाँ पर v बाई u होल स्क्वायर है, तो m² इसे बोला जा सकता है। तो अभी देखिए हमने क्या पा लिया कि ये जो ml है इसका वैल्यू कितना आ गया, -dv बाई du या फिर m², इसको आपने, ये मैंने लॉन्गिट्यूडिनल के लिए निकाला हुआ मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ये जरूरी पॉइंट था, इसे आप देखें। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आप लोग इमेज फॉर्मेशन भी मुझसे चाहेंगे तो मैं एक बार, वो भी टाइम की कमी है इसलिए, नहीं तो मैं इमेज आप बनाइए, आप उसको इमेज फॉर्मेशन आज कीजिए अपने आप से, और देखिए जैसा मैंने बताया कि 6 केसेस उसके बनाइएगा, इमेज को देखिएगा, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि m कैसा निकल रहा है, किस केस में m पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, किस में छोटा है, लेस देन 1 है। ये आपको यहाँ पर पूरा मैं चार्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन याद नहीं करने की फ़ायदा है, इसको आपने समझना पड़ेगा, याद करने से मज़ा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप सीधी सी बात लेते, यही केस था, इसी केस की अगर हम बात करें कि m के बारे में कैसा m बनेगा, तो आपको दिखलाई दे रहा है कि बियॉन्ड c था ऑब्जेक्ट, फिगर पे मत जाइए, फिगर ये इस तरीके का सुंदर सा आएगा जब बनेगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज आ रहा था इस तरह से, ये यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, m लेस देन 1 आएगा, और m कितना है, -v/u है। तो ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, इस केस के लिए बता रहा हूँ, -v/u, अब v को भी आप माइनस में रखेंगे, लेफ्ट साइड है, u को भी माइनस में रखेंगे, तो होल माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस तो रहेगा, तो m क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। 0 से मतलब है नेगेटिव में आएगा, m ऑलवेज नेगेटिव में इस केस में आएगा। लेकिन अगर आप मॉड ऑफ m की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट छोटा है, इमेज हाइट छोटा है, ऑब्जेक्ट हाइट बड़ा है। तो ये डिस्टेंस भी देख सकते हैं, छोटा है, और ये डिस्टेंस बड़ा है, u देखिए बड़ा है, तो ये हमेशा मॉड इसका लेस देन 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर m की बात करें वो ऑलवेज नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, और नेगेटिव में आएगा। तो ये केस आपको उससे बनाने में बहुत अच्छा लगेगा।
बात समझ में आएगी। सारे केसेस को बनाइएगा, कोई डाउट है बिल्कुल हमसे कल और परसों में बात कर सकते हैं कि सर इतना आपको जो डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे, ठीक है। तो अभी इसमें शायद आउट ऑफ स्पेस कुछ हमारा मोबाइल बता रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी मुझे इसमें टॉपिक और भी करने हैं बेटा, तब जाके बात बनेगी। जल्दी से मैं आपको बता दूं, पावर ऑफ मिरर। तो यहाँ पर पावर के केस में भी आप लोग नोट कर लेंगे, वही चलेगा। F इज इक्वल टू कितना, सॉरी P इज इक्वल टू -1/f इन मीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे तो यहाँ पर अपॉन 100 करेंगे तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, तब यहाँ पर F किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। -100/, और इससे आप लोग क्या कह देते हैं, डायोप्टर। इसमें इसको इसी में रखिए, है ना। यहाँ पर कितना, सेंटीमीटर और मीटर में इतना, और यहाँ पर ये पावर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको एक और बात बताना चाह रहे हैं जिसको कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला के नाम से। तो भाई ये न्यूटन्स फॉर्मूला को अच्छी तरीके से ध्यान दे लीजिए कि अगर बस इसमें इतना आपको याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर में अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज को फोकस से लिया जाए, अगर फोकस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज लिया जाए और फोकल लेंथ उसका f है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज x1 और x2 के नाम दिए जाएं, तो यहाँ पर न्यूटन्स फॉर्मूला कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं फिगर से भी बता दूं तो आपको यहाँ पर ध्यान रह जाएगा। तो देखिए जरा सा, न्यूटन्स फॉर्मूला के नाम से आप इसे जानेंगे। ये देखिए, अगर पोल है, ये F है, ये सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो यहाँ पर देखिए फोकस से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x1 है और इमेज का डिस्टेंस x2 है। तो यहाँ पर x1 इंटू x2 इज इक्वल टू f²। ये फॉर्मूला न्यूटन फॉर्मूला के नाम से जाना जा रहा है, नोट कर लीजिए, ओके। इसको भी इधर भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता था, ये ऑब्जेक्ट होता ये इमेज हो जाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कहीं आप लोगों को ऐसा मिल जाए तो आप कहें क्या है, तो ये x1 हो जाता, ये x2 हो जाता, तो भी कोई बात नहीं पड़ती, फॉर्मूला हमारा यही रहता है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये न्यूटन्स फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए एक ब्रेक है और इसमें आप लोगों को सवाल लगाने हैं बहुत सारे। देन हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन के केस में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाइट रे जब भी वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो क्या होता है, अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। डेंसर मीडियम होता जाता है तो स्पीड कम होता जाता है लाइट का। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में था वैसे यहाँ पर भी है। और उन लॉज में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मीट्स एट पॉइंट, जो भी है ना इंसिडेंट पॉइंट हो रहा है। तो ये दूसरा रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। और इसका ये रेशियो है एक्चुअली, तो इसका कोई यूनिट तो है नहीं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से हम आगे की बात शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये वीडियो यहीं पर रोकना पड़ेगा, 1 और 30 मिनट का हो रहा है। तो अगले क्लास में हम उसको लेकर के चलते हैं और इनफैक्ट
कवर भी कर लेंगे, उसमें बहुत सारी बातें और भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन अगले टर्न पे ही रखते हैं तो बेहतर होगा बच्चों। हो सकता है कि मुझसे कोई बात ऐसी छूटी हो, वैसे मैंने तो अपनी तरफ से पूरा देखा हुआ है, ध्यान दिया है कि कोई बात मिस ना हो रही हो, और टाइम को देखते हुए सारा सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, कहीं पर कुछ रह रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कोई चीज़ मिस ना हो, फ़ायदा हो। तो अगले टर्न पे हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे और बहुत बढ़िया क्लास होगा, अच्छे से इसको आप लोग अटेंड कीजिएगा। ओके, तो आई थिंक न्यूमेरिकल्स लगाइएगा, और तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लें तो बेहतर, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, सी यू।